Hello guys, this is Usama and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss Introduction to ICT and our chapter is chapter number 5, that is Introduction to Computing. So let's get started. Last time we have discussed about the last lecture जिसके अंदर हमने कीबोर्ड और माउस के बारे में डिस्कस किया था हमने की उसके ग्रुप ऑफ कीबोर्ड के बारे में डिस्कस किया था हमने कि अल्फान्यूमेरिक होते हैं, न्यूमेरिक कीबोर्ड, फंक्शन मॉडिफायर्स, कर्सर मूवमेंट्स होते हैं। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल पर्पस कीज के बारे में बात की, हमने इंटरनेट पर्पस कीज की बात की थी, मल्टीमीडिया कंट्रोल जो अच्छे ये होते हैं की बात की। उसके बाद हमने कुछ माउस की बात की थी, उसके टाइप्स ऑफ माउस की बात की थी, इंटरेक्टिंग विद माउस हम किस तरह करते हैं, लाइक ड्रैग करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, पॉइंटिंग करते हैं, क्लिकिंग करते हैं, फिर हमने ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड और पॉइंट के बारे में हमने। So in this chapter we are going to discuss the ergonomics of input devices. अब first of all ergonomics क्या होता है? एग्रोनॉमिक एक ऐसी स्टडी है फिजिकल रिलेशनशिप की, फिजिकल रिलेशनशिप जिसमें आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं लोगों के और टूल्स के दरमियान में, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर्स हैं, एड्रेसेस दीज इश्यूज। अब कंप्यूटर्स के वो पार्ट्स जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, सो दैट आर इंक्लूडेड इन एग्रोनॉमिक्स, ठीक है। एड्रेसेस दीज इश्यूज, और ये जो इश्यूज होते हैं इसके वो एड्रेस होते हैं। एंड if we talk about people recognize करते हैं the importance of having agronomical correct computer furniture. पीपल इस चीज़ को इम्पोर्टेंस भी देते हैं कि क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है, क्या क्या एग्रोनॉमिक्स हैं इसके, जिसके अंदर हम डील करते हैं कि हाउ वी कैन ऑपरेट कंप्यूटर, किस तरह हमने इनको लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। एग्रोनॉमिकली करेक्ट, अब जिस आप टूल के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, जिस सीट पे आप काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे उसके मेजर्स होते हैं कि किस तरह हमें उसमें बैठना चाहिए, किस तरह हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, और किस तरह हमें इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमारे जो रिस्क हैं स्ट्रेन की और इंजरीज की, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन एग्रोनॉमिक्स। ओके, फर्दर इफ वी टॉक अबाउट रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी, जिसको RSI कहा जाता है, ये भी एग्रोनॉमिक स्ट्रक्चर की ही बात की जाएगी। इसके अंदर आपका क्या होता है कि सिंपली नर्वस सिस्टम्स या आप कह सकते हैं कि मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम्स की जो इंजरीज वगैरह हैं उससे काबू पाया जा सकता है। इसमें अब रेपिटेटिव टास्क्स जो हैं, फोर्सफुल एक्सर्शंस जो हैं, वाइब्रेशंस जो है, मैकेनिज्म कंप्रेशन जो है, सस्टेन्ड और ऑकवर्ड पोजीशंस है, उनको देखा जाता है कि उनको किस तरह मिनिमाइज किया जा सके और किस तरह आप अपने को स्ट्रेन्स वगैरह जो हैं उनको कम किया जा सकता है आप। एंड फर्दर इफ यू टॉक अबाउट दिस RSI, तो ये जो रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी है, ये काज होती है जब आप बॉडी को मिस यूज करते हैं किसी भी वर्क को डिजाइन करने के साथ साथ। मैनी प्रोफेशनल सफर फ्रॉम RSI, बहुत से जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो RSI से सफर होते हैं, लाइक बहुत से इस चीज के साथ मिलते हैं और हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर। एंड फर्दर इफ यू टॉक अबाउट कार्पल टनल सिंड्रोम, तो ये एक ऐसा, लाइक यू कैन से दैट ये एक ऐसा सिंड्रोम है या डिजीज है जो कि आपके कार्पल टनल के पैसेज वे की वजह से होगी, और जिसमें जो रेस्ट होगा आपके नर्व की पासेज जो होंगी वो कुछ इफेक्ट होंगी, और नर्व्स और टेंडन्स जो होते हैं इसमें होल्ड रखता है ये उसके ऊपर। और ये तब होता है जब आप प्रोलॉन्ग कीबोर्डिंग करते हैं, आप ज़्यादातर कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं, टेंडन्स जो होते हैं वो आपके स्वेल आउट हो जाते हैं। मीडियन नर्व जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है रिस्ट की, जो आपकी हथेली की होती है, रिजल्टिंग इन नंबनेस ऑफ द पेन ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द यूज ऑफ हैंड्स, और आपकी जो हैंड्स की यूजेज होता है उसको इनएबिलिटी, उसकी एबिलिटी को कम करते हैं और पेन भी उसके अंदर लेके आ जाते हैं। एंड फर्दर अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो विक्टिम्स होते हैं कई हफ्तों तक और कई महीनों तक रहते हैं, और एक्सट्रीम केसेस के अंदर वो इंजरी भी आपको हो सकती है। ओके, एंड फर्दर इफ वी कैन सी द लेआउट डायग्राम, तो किस तरह हमें जो हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उसकी डायग्राम बनाई गई है, हम इसमें देख सकते हैं इस सिंड्रोम के बारे में। ओके, फर्दर अगर हम इसको अवॉइड करना चाहें कीबोर्ड की रिलेटेड इंजरीज को, तो किस तरह हम कर सकते हैं। हम अपने वर्क स्पेस को एग्रोनॉमिकली फ्रेंडली वे से इस्तेमाल करें तो हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। हम अपने ऑफिस फर्नीचर को कंफर्टेबल बनाएं, लाइक वी कैन यूज़ कॉक्सी कुशन्स एज वेल, अपनी सीट्स के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, बैक केयर यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो बेहतर हो सकता है और आपको प्रॉब्लम्स जो हैं ये फेस नहीं करनी पड़ सकती। ऑफिस चेयर जो हो वो आपकी हाइट की तरफ हाइट की लिए एडजस्टेबल हो, आपको लोअर बैक सपोर्ट मिले कॉक्सी कुशन के साथ, एंड हैव एडजस्टेबल आर्मरेस्ट, और उसके आर्मरेस्ट भी एडजस्टेबल हो जिसकी वजह से आपको कोई नेक पेन ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो। जो डेस्क है आपका वो कीबोर्ड और माउस जो है उसकी प्रॉपर हाइट पे हो, ठीक है, और आपके जो हैंड्स हैं वो सेम हाइट पे हों कीबोर्ड के,
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अवॉइड कर सकते हैं इंजरीज वगैरह। ये कुछ एक लेआउट डायग्राम बनाई है जिसके अंदर बताया हुआ है कि हाउ टू सिट एट अ कंप्यूटर, आपको किस तरह बैठना चाहिए कंप्यूटर पे, और ये कुछ बताया हुआ है कि आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, और ये ऑल स्टफ आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट फर्दर वही बात कि कितना टिल्ट होना चाहिए, स्क्रीन से कितना फासला होना चाहिए, कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, और कितनी आपकी सीट की हाइट होनी चाहिए। सो दिस इज सिंपल एंड दिस इज नॉर्मल, बट इट विल टेल यू हाउ टू सिट एट योर कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द टेक्निक्स टू अवॉइड RSI, जिस तरह के वही टेक्निक्स हैं कि हमें एग्रोनॉमिकल कीबोर्ड इस्तेमाल करना चाहिए जिसके पैड्स वगैरह लगे हों और हमें वो एक अच्छी सपोर्ट रेस्ट को प्रोवाइड करे, और आर्म्स जो हों वो हमारे बिल्कुल स्ट्रेट हों, कीबोर्ड को हम प्रॉपर्ली यूज़ कर सकें, और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स जो हैं वो हम हासिल कर सकें, ले सकें उसके अंदर जब हम काम कर रहे हैं। अब ये कुछ बताए गए हैं कि किस तरह हमें यूज़ करना चाहिए, राइट तरीका और बैड तरीका बताया गया है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें कि ऑल्टरनेट इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, मतलब किसकी जगह किसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो इस फिगर के अंदर आपको शो हो रही है। ये कुछ आपके पास बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट, पेन, बारकोड रीडर, टैबलेट, कैमरा और माइक्रोफोन, जिसको आप इनपुट डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ हमारे पास हैंड पेन है जिसको आप PDAs, पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, टैबलेट पीसीज। और जो पेन होता है वो आप कोई भी डाटा लिखने के लिए, ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ मोबाइल्स के अंदर भी ये इस वक्त आ रहा है। और हैंड राइटिंग जो होती है इसमें रिकग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी होता है आपके पास, और लाइक TCS इज ऑल्सो यूजिंग दिस टाइप ऑफ PDAs एंड PCs, एंड नाउ इसको इनपुट डाटा करने के लिए बहुत से इस्तेमाल किया जा रहा है। टच स्क्रीन की अगर आप बात कर लें तो इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल ये है, ATMs पे आपके टच स्क्रीन आ गए हैं, तो कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो कि आपकी फिंगर को सेंस करते हैं, ठीक है, और डिटेक्ट करते हैं, और पब्लिक इंफॉर्मेशन स्टॉक पे भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं, और फिंगरप्रिंट से आप डायरेक्टली इसको इसके ऊपर इंटरेक्ट कर सकते हैं, इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। वही टच स्क्रीन अब कॉमन हो गई हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में आ गई हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, ड्रग स्टोर्स में, सुपर स्टोर्स में आ गई हैं, और इनके बहुत से पर्पस हो गया है इस तरह। और एक इंट्यूटिव इंटरफेस ही आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज़ वेरी सिंपल एंड दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव एज वेल, ठीक है। और लेकिन इसमें ये होता है कि डर्ट वगैरह भी हो जाती है, आपके कीबोर्ड्स और पॉइंटिंग डिवाइसेस जो हो वो समटाइम्स यूजलेस भी हो सकती हैं इन प्रॉब्लम्स की वजह से। अगर आप गेम कंट्रोलर्स की बात करें तो उसमें जॉयस्टिक आ जाते हैं और गेम पैड्स आ जाते हैं, जिससे आपको एक एनहेंस गेमिंग एक्सपीरियंस जो होता है वो मिलता है आपको। और जो इनपुट गेम होती है वो बेहतर तरीके से कस्टम इनपुट गेम जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाती है। मॉडर्न जो कंट्रोलर्स होते हैं वो आपको फीडबैक भी देते हैं, ठीक है। एंड फर्दर इफ यू टॉक अबाउट जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक आपको एज यू नो कि इट्स एन इनपुट डिवाइस, और ये काफ़ी देर तक इस्तेमाल होता रहा, बट नाउ इट इज़ रेयर। इसको आप फ्लाई करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, और अपने व्हीकल्स को और एयरप्लेन्स वगैरह को चलाने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं, और रेसिंग गेम्स के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और जो रेसिंग गेम कंट्रोलर्स इवन इंक्लूड फुट पैडल्स एंड गेयर शिफ्ट, उसके अंदर कुछ के अंदर फुट पैडल्स और गेयर शिफ्ट्स भी दिए जाते हैं ताकि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए जिसके अंदर आप गेम्स को ऑपरेट कर सकें। गेम पैड्स ये एक छोटा सा एक फ्लैट डिवाइस होता है जिसके ऊपर दो सेट्स ऑफ कंट्रोल होते हैं, और आप उसको हाथ के साथ ऑपरेट करते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, और आर यूज टू कंट्रोल मैनी काइंड्स ऑफ, बहुत सी गेम्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ जॉयस्टिक, अगर तो आपके पास जॉयस्टिक नहीं है, यू कैन यूज अ गेम पैड टू कंट्रोल, तो आप फिर गेम पैड को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी रेसिंग या फ्लाइंग गेम्स को खेलने के लिए। बहुत सी जो कंप्यूटर गेम्स होती हैं वो स्टिल सपोर्ट करती हैं कीबोर्ड और माउस को, और कुछ गेम्स तो डेडिकेटेड होती हैं कि वो कंट्रोलर के अलावा कंट्रोलर की बजाय भी चल सकते हैं। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस, तो इसमें बारकोड रीडर्स हैं जो कि आपके शॉपिंग मॉल्स वगैरह पे होते हैं, और UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप फिगर में भी देख लें। कंप्यूटर फाइंड नंबर्स इन डेटाबेस, कंप्यूटर डेटाबेस में नंबर्स को फाइंड आउट करता है, जब उस पर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और वही जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। बारकोड का रीडिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो बीम ऑफ लाइट होती है वो जाके उस बारकोड के ऊपर, इमेज के ऊपर जाके स्ट्राइक करती है, और जो लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं बारकोड को, और रिकग्नाइज करते हैं वो स्पेशल किस्म के बार्स को जो कि लगी होती हैं, और जो स्पेशल बार्स होते हैं उसके अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई ना कोई कोड्स होते हैं जिसको वो डिटेक्ट करता है और पढ़ता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो आइडेंटिफाई करता है उस बारकोड को और कन्वर्ट करता है इंडिविजुअल बार पैटर्न्स के अंदर और न्यूमेरिक डिजिट्स के अंदर, जो कि कंप्यूटर ही उसको समझ सकता है। और उसमें क्या होता है कि जो रीडर होता है वो डाटा फीड करता है फिर कंप्यूटर। नेक्स्ट अगर हम इमेज स्कैनर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रिंटेड मीडिया होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है इमेज में वो भी इसमें देख ली जाती है। सेंसर्स रीड द इंटेंसिटी, सेंसर्स जो होते हैं उसकी इंटेंसिटी को वो रीड करते हैं, सेंसर्स इंटेंसिटी को देखते हैं। फिल्टर्स जो होते हैं वो डिटर्मिन करते हैं कलर की डेप्थ को, मतलब कितना गहरा कोई कलर है, कितना कोई लाइट कलर है, ठीक है।
हाउ एन इमेज इज स्कैन, इमेज कैसे स्कैन होती है। अब देखिए जब भी कोई लाइट जो होती है वो इमेज के ऊपर जाके स्ट्राइक करती है तो कोई ना कोई जो आपके पास और बाउंस बैक करती है तो कोई ना कोई जो आपके पास इंटेंसिटीज होती हैं वो डिफर होती हैं। कहीं अगर डार्क कलर है तो वो वहाँ इंटेंसिटी जो है वो लाइक कम या ज़्यादा आ सकती है, कहीं लाइट है तो वहाँ भी कम या ज़्यादा आ सकती हैं। तो ये इंटेंसिटी की वजह से जो सेंसिटिव डायोड्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव डायोड्स होते हैं, उसके ऊपर जाके इंप्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो वो 300 टू 600 डायोड्स पर इंच के हिसाब से होते हैं और जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है और इसी तरह आपकी जो इमेज होती है वो बन जाती है। और सर्किट बोर्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते हैं नंबर्स की फॉर्म में और सेंड करते हैं इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर्स। एंड फर्दर इफ यू टॉक अबाउट कलर स्कैनर्स, तो जो कलर स्कैनर्स हैं वो फिल्टर करते हैं डिफरेंट कलर्स को, जिसमें आपके पास RGB, जिसको रेड ग्रीन और ब्लू कलर्स कहते हैं, ये प्राइमरी एडिटिव कलर्स होते हैं जो कि कंबाइन होते हैं अदर कलर्स को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। द इमेज स्कैनर जो होता है वो इमेज स्कैनर भी यूज होता है इसके लिए, ट्रांसलेट करने के लिए प्रिंटेड इमेजेस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर, जो कि कंप्यूटर मेमोरी जो है अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। एंड फर्दर इफ यू टॉक अबाउट OCR, तो OCR एक सिंपल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन है जिसमें इमेजेस जो होती हैं वो एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, तो उसमें क्या होता है कि आप जब पिक्चर खींचते हैं तो पिक्चर खींचने से वो जितना भी आपका डाटा होता है दैट विल बी कन्वर्टेड टू एडिटेबल टेक्स्ट, जिसको आप अपने कॉपी कर सकते हैं, लाइक आप असाइनमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, इमेज इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी एज अ बिट मैप। इमेज जो होती है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर वो एज अ बिट मैप जो होती है वो स्टोर होती है। और बिट मैप क्या है? बिट मैप इज सिंपली अ ग्रिड ऑफ डॉट्स। इसमें डॉट्स के ग्रिड होते हैं जो कि हर डॉट जो होता है वो कोई ना कोई एक या एक से ज़्यादा बिट्स जो होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इसमें क्या होता है कि जो अरेज होती हैं डॉट्स की वो ट्रांसलेट होती हैं टेक्स्ट के अंदर और कंप्यूटर उनको लेटर्स और नंबर्स के अंदर दोबारा इंटरप्रेट कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव द एक्सटेंशन ऑफ OCR। तो इसमें जो लेटर्स होते हैं वो स्कैन हो जाते हैं। लेटर्स आर कंपेयर टू नॉन लेटर्स। लेटर्स कंपेयर किए जाते हैं नॉन लेटर्स से, जो कि पहले ही पता होता है। ठीक है, और जो बेस्ट मैच होता है किसी भी लेटर का किसी भी लेटर के साथ, वो उसको मैच करके उसको एंटरटेन कर लिया जाता है डॉक्यूमेंट के अंदर। और लेकिन इसमें ये होता है कि जो एक्यूरेसी है वो 100% नहीं होती, रेयरली होती है। नेक्स्ट वी हैव स्कैनर टाइप्स। स्कैनर टाइप्स में क्या है कि हैंडल्ड स्कैनर्स भी होते हैं और फ्लैट बेड स्कैनर्स भी होते हैं। हैंडल्ड में जिसको हाथ से पकड़ के आप स्कैन करते जाते हैं। ठीक है, कुछ लाइक होली कुरान के अंदर ये चीज़ आ रही है कि आप उसको स्कैन करते हैं और वो रीड आउट करता रहता है, और जितने भी आपके पास कंटेंट होता है उसको वो रीड आउट करता रहता है। और फ्लैट बेड स्कैनर के अंदर क्या होता है कि कोई भी आपने लाइक अपना पिक्चर वगैरह को स्कैन करना है तो वो आप सिंपली फ्लैट बेड पे रख देते हैं और आप उसको स्कैन कर लेते हैं और वो कंप्यूटर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिकली वो पिक्चर आ जाती है। एंड फर्दर इफ टॉक अबाउट द स्पीच रिकग्नाइजेशन, तो स्पीच रिकग्नाइजेशन लाइक सीरी है हमारे पास आईफोन में, और एंड्रॉइड्स के अंदर हमारे पास गूगल असिस्टेंट है। तो ये आपके वॉइस को, ये स्पीच को रिकग्नाइज करता है और वो जो आप काम इसे कहते हैं वो कंप्लीट करता है। ठीक है, इसमें लैंग्वेज भी ट्रांसलेट हो जाती है। तो कंप्यूटर जो होते हैं वो डेडिकेटेड, लाइक आप टाइप करने के बजाय आप स्पीच बोलें और वो उसको रिकग्नाइज कर लेगा और वो लिखता जाएगा। फिनोम्स को भी फिनोटिक्स को भी ये ट्रांसलेट कर लेता है और लिख लेता है। एंड फर्दर इफ टॉक अबाउट ऑडियो इनपुट, तो ऑडियो इनपुट के अंदर आपके पास बहुत सी काइंड्स हैं। साउंड कार्ड्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट प्लग्स हैं जिसमें कॉम्पैक्ट डिस्क, स्टे प्लेयर्स, रेडियोज हैं और इवन रिकॉर्ड प्लेयर्स भी, ये सारे आ जाते हैं ऑडियो के अंदर आपके। अगर तो ऑडियो सोर्स जो है, इफ द ऑडियो सोर्स आउटपुट साउंड्स इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग, अगर तो वो एनालॉग के अंदर जो है आउटपुट दे रहा है, साउंड कार्ड मस्ट कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल कोड। तो साउंड कार्ड क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल्स को वो जो आ रहे होंगे उसको डिजिटल कोड में कन्वर्ट करेगा और स्टोर करेगा और उसको इस्तेमाल भी करेगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट MIDI, जिसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कहते हैं, तो ये ज्यादातर म्यूजिशियंस इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको उसको कनेक्ट किया जाता है टू कंप्यूटर। डिजिटल रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं आपकी प्लेबैक म्यूजिक की, वो भी इसमें आ जाती हैं सारी। म्यूजिशियंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोफेशनल रिजल्ट्स को इसके अंदर। एंड फर्दर इफ टॉक अबाउट द वीडियो इनपुट, तो इसके अंदर ग्रोथ जिस तरह से मल्टीमीडिया की होती है, इंटरनेट की होती है, जो कंप्यूटर जो यूजर्स होते हैं वो वीडियो के इनपुट को ऐड करते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज को टू द सिस्टम्स, अपने सिस्टम्स के अंदर बहुत सी बड़ी तादाद के अंदर। एप्लीकेशन सच एज, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो वो पीपल को लोगों को एनेबल करता है कि हम यूज़ कर सकें फुल मोशन वीडियो इमेजेस को इस्तेमाल कर सकें। जो वीडियोज़ हैं वो कॉमनली यूज होती हैं प्रेजेंटेशन के लिए या वेब पेजेस के लिए। ओके, एंड फर्दर इफ वी टॉक अबाउट वीडियो कैमराज एंड वेब कैम्स, हमें पता है कि वेब कैम्स तो अब रेडी हो गए हैं, लाइक लैपटॉप्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही इंस्टॉल्ड होते हैं। वीडियो कैमराज और जो आपके पास होते हैं वो कंप्यूटर्स के अंदर वो इमेजेस को डिजिटलाइज करते हैं और ब्रेक करते हैं उन्हें इंडिविजुअल पिक्सल्स के अंदर। पिक्सल क्या होता है, एक सिंपल वन
और मोर देन 1 डॉट्स जो कि किसी भी इमेज के पोर्शन को डिटेक्ट करता है। जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे उतनी की पिक्चर क्वालिटी भी हाई होगी। हर जो पिक्सल होता है कलर उसकी कोई अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसका डिजिटल कोड होता है। अगर वेबकैम की बात करें तो वेबकैम क्या करता है कि वो इमेजेस को कैप्चर करता है, आपकी इमेजेस को या किसी भी और की इमेजेस को जो कि कंप्यूटर पे वर्क कर रहा होता है। अगर हम डिजिटल कैमरास की बात करें तो वो ये पोर्टेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, हाथ में इसको आप पकड़ सकते हैं क्योंकि हैंड हेल्ड होते हैं, और ये इमेजेस को कैप्चर करता है, ये इमेजेस को डिजिटाइज करता है, उसको कंप्रेस करता है और उसको स्टोर करता है किसी भी खास मेमोरी कार्ड के अंदर। और उसके बाद जब आपको उसको चाहिए होती है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, या किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर रख सकते हैं। मजीद अगर आप बात करें तो जो डिजिटल कैमरास होते हैं वो उनकी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स होती हैं डिजाइनर्स के लिए, तमाम डिजाइनर्स के लिए। अब तो बहुत ज़्यादा इसका स्कोप हो गया, लाइक इफ यू हैव टू क्रिएट द वेब पेजेस डिजाइन यू विल यूज द डिजिटल कैमरा एंड यू विल इंसर्ट द पिक्चर in the web page design. And we talk about digital cameras enable designers, तो designers उसको शूट करते हैं और कोई भी अपने जो मकसद होता है उसके लिए उसको कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये this will saves the step acquiring the existing photographs and developing the printing film based photos which must be scanned into computer। और इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक फोटोग्राफ्स का होता है, उसमें डेवलप किया जाता है, उसको फिल्म बेस्ड फोटोज के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है और उसको कंप्यूटर स्कैन कर लेते हैं। डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो अपडेट करते हैं इसे वेबसाइट्स को, इलस्ट्रेशंस को रेगुलरली क्विकली डिजिटल कैमरास को इस्तेमाल करते होते हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो एडिट भी कर सकते हैं और एनहांस भी कर सकते हैं डिजिटल फोटोग्राफ्स को बहुत सी वेज के अंदर डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे अडोबी है, ठीक है। And that's all for the day. This is the summary which we have read out. If you have any question or query, you may ask in the comment section below. Have a great day, and don't forget to share, subscribe, like, and comment my channel. Thank you so much.